हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक जो हमारा हिंदी विषय है उसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं जो आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ये 2 खंडों में विभाजित है, पद्य खंड और गद्य खंड। तो आज मैं गद्य खंड का जो हमारा पहला पाठ है नेताजी का चश्मा उसे लेकर के आई हूँ। और इसके जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश हैं। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हुए जो हमारे लेखक हैं उसके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि समकालीन कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार कौन। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने राजस्थान में बिताया। वे वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में रह रही हैं। इनकी जो चर्चा है वो कुशल कथाकारों के रूप में की जाती है। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कार्य से भी जुड़े हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से इनको क्या है सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाओं के विषय में अगर मैं कहूँ तो स्वयं प्रकाश ने कहानी, उपन्यास, निबंध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। और इनकी जो कृतियाँ हैं यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कहानी संग्रह में इनके अब तक 13 कहानी जो संग्रह है वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि ये प्रमुख हैं। उपन्यास में बीच में विनय और इंजन ये इनके उपन्यास हैं। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध क्या है चेतना है, यानी कि जो वर्ग शोषण है यानी कि जाति पाति को आधार में रखते हुए जो शोषण किया जाता है निम्न वर्ग के लोगों के निम्न लोगों पर, उनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया है चेतना जागृत की। अपनी रचनाओं के आधार पर इन्होंने क्या है उन शोषण का विरोध किया है। इनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि निम्न वर्गों का जिस प्रकार से शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध इन्होंने क्या है अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका विरोध किया है। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है उन रचनाओं को लिख करके लोगों को जागृत करने का इन्होंने प्रयास किया है। भाषा शैली यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है तो उसको भी हम जान लेते हैं। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, यानी कि वो ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जिसको हर कोई जो पाठक है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, या फिर कोई शिक्षित हो या कोई कम शिक्षित हो, या फिर कोई जैसे कि अनपढ़ है, तो वो भी अगर इनकी रचनाओं को पढ़ेगा सुनेगा तो वो भी उन भाषाओं के जरिए उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे तत्सम शब्दों में इन्होंने किस किस शब्दों का प्रयोग किया है? जैसे मूर्ति, देशभक्ति, विचित्र, लक्षित, संभवतः आदि। तो ये इस तरीके के शब्द इन्होंने अपनी रचनाओं में किए हैं। देशज शब्द में किधर, गिराक, एक ठो, उधर, उहापो आदि, तो इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। तद्भव में साब और आगत, आगत शब्द कौन से होते हैं? दूसरी भाषा से जो शब्द हमारी भाषा में आते हैं तो उनको आगत शब्द कहा जाता है। जैसे आइडिया, फ्रेम, रियल, कैप्टन, ओरिजिनल, वाकई, चेंज, कसर, बोर्ड आदि। तो ये इस प्रकार के आगत शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आते हैं तो उनको हम आगत शब्द कहते हैं। मुहावरा शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे आंखें भर आना, होम कर देना आदि। तो इस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी भाषाओं में किया है। इनकी रोचक शैली, किस्सा गोई एवं व्यंग्य प्रधान इनकी क्या है शैली की ये विशेषताएं हैं।
तो चलिए, ये जो नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है, ये हमारा पाठ है जिसका सार हम जान लेते हैं कि इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी ने क्या कहा है। नेताजी का चश्मा नामक जो प्रस्तुत पाठ है वो किस पर आधारित है? देशभक्ति की भावना से, देशभक्ति की भावना से भरपूर ये कहानी है। इसमें देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ मतलब गहरी करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के भक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम को करते हैं। क्या है कि जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से देश से प्रेम करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ियों में भी देश प्रेम तथा भक्ति भावना को उभरी हुई है। यानी कि इसमें कहानी में जो इन्होंने लिखी है स्वयं प्रकाश जी ने, नेताजी का चश्मा, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है उनमें तो है ही, और आने वाले जो छोटे बच्चे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनमें भी देश प्रेम और भक्ति की भावना जो है वो है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अलग अंदाज होता है। यानी कि वो अपने अपने तरीके से अपने देश प्रेम को दिखाते हैं। तो कस्बा और नगर पालिका, अब कस्बा और नगर पालिका का इन्होंने वर्णन किया है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर क्या किया? संगमरमर के जो पत्थर है उससे बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या है प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था किसी स्थानीय कलाकार ने जल्दी जल्दी में बनवा कर उसको क्या करा है, चौराहे पर लगा दी है। यानी कि इतनी जल्दी थी कि उन्होंने किसी तरीके से बस वो मूर्ति तैयार हो जाए और उसको चौराहे पर लगा दिया जाए। तो ये इसमें पहरे में हमें बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि हालादार साहब और मूर्ति। अब इसके बारे में इन्होंने बताया है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से क्या करते थे, गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नाक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर क्या था, चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। यानी कि उस जो ये मूर्ति बनाई गई थी नेताजी की, तो नेताजी की अक्सर हमने जो तस्वीर देखी है उसमें उनका चश्मा होता है, तो लेकिन ये जो मूर्ति बनाई गई थी इसके ऊपर क्या था, चश्मा नहीं था। उन्होंने क्या देखा कि एक सचमुच का जो है सामान्य काला और चौड़े फ्रेम वाला जो चश्मा है उनको क्या है, उस मूर्ति को पहना रखा था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और मूर्ति पत्थर की और चश्मा क्या हो गया, रियल, यानी कि वो सचमुच का था। अब आगे देखते हैं कि हालदार साहब और मूर्ति। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास क्या है, सराहनीय है, यानी कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावनाओं का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है। यानी कि उस जब देखा कि सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, उनके सम्मान में कि इनका चश्मा नहीं है तो उसके ऊपर क्या किया गया, वास्तविक जो चश्मा है वो लगा दिया गया। तो उसको देखकर इन्होंने, हालदार साहब ने क्या सोचा कि ये जो कार्य उन्होंने किया है ये वो बहुत ही प्रशंसना का है, इसमें मूर्ति का महत्व नहीं है लेकिन लोगों की भावना का इसमें बहुत ही महत्व है। और क्या है, जो देशभक्ति क्या है, एक मजाक की चीज़ बनती जा रही है, फिर भी उसमें इतनी देशभक्ति है कि जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति लोगों में इतनी आदर भाव है, इतना सम्मान है
कि उन्होंने उनकी मूर्ति का भी क्या करा, सम्मान रखा। तो इन्हीं चीज़ों को देख करके उनको क्या लगता है कि ये जो कार्य किया गया वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ गया कि कल तो मैंने दूसरा चश्मा देखा था, आज उनके ऊपर दूसरे चश्मा जो है, दूसरे रंग का जो चश्मा है वो लगाया गया है। तो इससे उनका कौतुक और बढ़ गया, यानी कि जानने की इच्छा और बढ़ गई। कहने लगे, वाह, आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरता तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदल जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में वो क्या करे बैठे, पूछ बैठे कि ये जो मूर्ति का जो चश्मा है वो बार बार कैसे बदल रहा है, इसको कौन बदल रहा है। तो ये सब उसके जानने की इच्छा थी। पान वाले और हवलदार साहब, क्या ये साहब की बातचीत, अब उसके बारे में बताया गया है। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, तो वही चीज़ें जो है, वही बातचीत जो है इस पैराग्राफ में हमें बताई है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। हवलदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूककर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा ढेर कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे कि चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा क्या है वो लगा देता है। तब हवलदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदला जाने का क्या कारण जो समझ में आ गया। उन्होंने पूछा कि जो मूर्ति का जो चश्मा है वो हर दिन कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्राहक किसी चश्मे की मांग करता है और उसके पास वो चश्मा नहीं होता है तो वो मूर्ति पर से उस चश्मे को लगा कर दे देता है और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हवलदार साहब को जो चश्मा बदला जा रहा था हर दिन, उसका कारण समझ में उसको आ गया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक जो चश्मा है वो किसको, नेताजी को पहना देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। अब नेताजी का ओरिजिनल चश्मा, हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो ये सब चीज़ें उसने सोची। अब कैप्टन का मजाक उड़ाना, हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही है। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर ले और कहीं उसका फ़ोटो छपवा दे। हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाना जाना क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा कि ये इस जो चश्मे वाला है उसमें कितनी देशभक्ति है और ये जो पान वाला है वो क्या कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये बात जो है हवलदार साहब को क्या है, अच्छी नहीं लगी। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गई। बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आँखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मों का फ्रेम लिए कैप्टन क्या कर रहा था, फेरी लगा रहा था। देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार ना था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में
सोते हुए जीप में बैठकर चले गए। कैप्टन मर गया। 2 साल बाद हालदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने क्या करा, पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात हो गई? तो पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और क्या हो गए, रवाना हो गए। हालदार साहब की आंखों में आंसू। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर कुछ लोग होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन क्या हो गया, मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे फिर नहीं और मूर्ति को भी देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए भी कहा गया, परंतु आदत से मजबूर चौराया आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से क्या करा, ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें क्या हो गई, भर आई। उनकी आंखें क्या हो गई, भर आई। तो आज जो है हमने इस पाठ को पढ़ा, तो चलिए हम इनके प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति और देश प्रेम की जो भावना थी वो क्या थी, कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे क्या कर रही थी, आहत कर रही थी, यानी कि बिना चश्मे की मूर्ति देखकर उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे क्या करते थे, कैप्टन कहते थे। अब अगला प्रश्न है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें हमें जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको देखते हैं और उनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की क्या होगी, मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन क्या था, मर चुका है। अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना होगा, अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होगा। तो यही सोचकर वो क्या हो रहे थे, मायूस हो रहे थे। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्ति के प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म नहीं हुई है। हालदार की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का क्या है, परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति आदर और श्रद्धा की भावना क्या है, वो विद्यमान है। हालदार साहब किस बात पर भावुक होते? हालदार साहब निराश थे। वे सुभाष की मृत्यु पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई कि बच्चों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा सम्मान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं और इस बात से वो क्या होते हैं, भावुक हो उठते हैं। अब हम आगे देखते हैं
अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें हमने आशय स्पष्ट करनी है। हमारा जिसमें जो है कथन दिया गया है, तो उस कथन का हमने आशय स्पष्ट करना है कि इसमें जो है क्या कहा गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस कीम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस कथन का क्या आशय है, हमें उसको देखना है। हवलदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। उपहास मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो लोग देशभक्तों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए जो स्वार्थ ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उनके लिए बनकर रह गई है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। किसके लिए? स्वार्थ के लिए। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदारे, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। ऐसे देशभक्तों को क्या लोग भूल गए हैं। तो यही सब जो है इस कथन का आशय है। अब अगला प्रश्न है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आप अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको लिखिए। यानी कि हमें जो कथन दिया गया है, पान वाले ने किसके बारे में कहा, कैप्टन के बारे में कहा। तो इस पंक्ति के कारण यानी कि इस कथन का हम क्या रिएक्ट करेंगे, तो वो जो इसमें पूछा गया है। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उनके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। संकीर्ण मतलब छोटी सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति और सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। यानी कि जो कैप्टन जो था वो क्या था, सहानुभूति का, सम्मान देने वाला पात्र था। यानी कि हम उसको क्या करेंगे, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी थी, उसको सम्मान देना था, लेकिन उसकी जगह वो क्या कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति क्या कर रहा था, श्रद्धा प्रकट कर रहा था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग था और क्या था, वो मरियल था, फिर भी देशभक्ति की भावना वो रखता था। अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी कैसी है, निंदनीय है, निंदा करने योग्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं, तो वो हमने इसमें बताना है। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे हमें जो हवलदार साहब की कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है, तो वो हमने बतानी है। हवलदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति क्या था, सम्मान की भावना थी, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर क्या हो जाती थी, प्रबल हो जाती थी। यानी कि उसके मन में जो था देशभक्तों के लिए क्या था, सम्मान था। जब वो सुभाष की मूर्ति को देखता था तो वो जो देशभक्ति की भावना थी वो भी क्या थी, और अधिक बढ़ जाती थी, और अधिक प्रबल हो जाती थी। देश के लिए सुभाष के कार्यों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी, और इस कारण हवलदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्या करते थे, निहारते थे। अब हम आगे देखें तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर में अपनी धोती से क्या करा, उन्होंने अपनी आंखों को पोंछ लिया और क्या बोला, साहब कैप्टन तो मर गया। तो इससे जो पान वाले की कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देती है कि जो पान वाला कभी कैप्टन का क्या करता था, मजाक उड़ाता था, उसका उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें भी वो करना पसंद नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। वही पान वाला कैप्टन की मौत पर क्या हो गया, भावुक हो गया, यानी कि उसको रोना आ गया, उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। उसने आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन क्या है, वो मर गया है। इस भावना से स्पष्ट होता कि पान वाला जितना खुश मिजाज था उतना ही सहृदय वाला था। ये क्या आएगा, सहृदय का आदमी भी था। तो अब हम आगे देखें। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इससे क्या दिखाई देता है, इससे हमें क्या भाव प्रकट होते हैं,
उसके बारे में हमें कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है, तो चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना थी, यानी कि बहुत ही गहरी भावना थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी और उनके प्रति क्या था, सम्मान भी था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष की जो मूर्ति थी वो कैसी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो ये आज हमने अपने इस पाठ को पूर्ण कर लिया है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन वीडियो के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।